बच्चों अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन आफ्टर डाइजेशन। सो वी नो दैट हमने 5 स्टेप में डाइजेशन का प्रोसेस को डिवाइड किया है ना। इंजेशन, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, है ना। इंजेशन मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, जो आप खाना लेते हैं, है ना, फिर वो बोलस कन्वर्ट होता है बोलस में, देन काइम में, देन काइल में, है ना। तो वो सब पूरा जो प्रोसेस है दैट इज व्हाट, दैट इज आपका पूरा डाइजेशन तक आ गया, है ना। इंजेशन मतलब खाना लेना, एंड देन डाइजेशन में मतलब आपका डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, देन डाइजेशन ऑफ फैट्स, राइट। अब देखो बच्चों क्या होता है, जो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसमें बेसिकली हमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज ऐसे सब यूनिट्स मिल जाते हैं, है ना। ऐसे सब पार्टिकल्स, मतलब क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स था। ग्लूकोज जो है वो सिंपलेस्ट है, एंड वो पहले क्या था, स्टार्च था। तो स्टार्च बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स है, एंड स्टार्च जो टूट गया, टूटने के बाद क्या बन गया है, टूट टूट के वो ग्लूकोज बन गया है ना। अब वो जो ग्लूकोज है वो कैसे एब्जॉर्ब होगा वो हम देखेंगे। देन प्रोटीन्स था, अब प्रोटीन्स टूट 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 के बन गया अमीनो एसिड, तो वो कैसे एब्जॉर्ब होगा। एंड देन फैट्स, क्योंकि फैट्स का एक नेचर भी कैसा है कि वो पानी में नहीं घुलता, है ना। इट इज फैट्स आर व्हाट, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस। तो फैट्स का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में, मतलब ब्लड में कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है वो, तो लैक्टियल सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। तो कैसे होता है वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन आफ्टर डाइजेशन। So absorption is the process by which the end products of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph. ठीक है, कैसे होगा, पैसिव, एक्टिव या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से होगा। ठीक है, 3 तरह से आपका एब्जॉर्प्शन जो है वो हो सकता है, पैसिव हो सकता है, एक्टिव या फैसिलिटेटेड, है ना। तो मतलब बिना एटीपी के होगा तो पैसिव, एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा तो एक्टिव, या फिर कोई चैनल्स वगैरह इन्वॉल्व रहेंगे, कोई प्रोटीन्स और लेके जाएगा तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ध्यान से सुनना ये, सम स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड्स जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयंस, ये सब एब्जॉर्ब होते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये आराम से चले जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन लो ये आराम से चले जाएंगे। कौन कौन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, कुछ क्लोराइड आयंस। अब देखो, The passage of the substances into the blood depends upon the concentration gradient। मतलब ये चीज तभी होगी जब concentration variation होगा, है ना। जो बाय प्रोडक्ट है, अगर से ग्लूकोज है वो अगर ऑलरेडी कम है तो फिर डिफ्यूजन के थ्रू नहीं जाएगा, तब क्या जरूरत पड़ेगा, देखो तब वो विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स भी जा सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, है ना। अगर ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, जो हम उसे बोलेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। डिफ्यूजन बच्चों तभी होगा जब कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन होगा, एक तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन है, एक तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन है, तभी डिफ्यूजन होगा। अगर ग्रेडियंट डिफरेंस नहीं है तो फिर चैनल्स के थ्रू ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स ट्रांसपोर्ट कराए जाएंगे, आई मीन एब्जॉर्ब कराए जाएंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव मतलब जब एटीपी की जरूरत पड़े वैसा ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द concentration gradient and hence requires energy. Energy is ATP. Various nutrients like amino acids, monosaccharides like glucose, electrolytes like sodium are absorbed in the blood by active transport. ठीक है, तो अगर ऐसा बोल दो कि मैम ग्लूकोज सिर्फ डिफ्यूजन से ही जाएगा तो ऐसा नहीं है। अगर आप बोल दे मैम अमीनो एसिड सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएगा तो ऐसा नहीं है। दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस कि कितना हमें जो ये बाय प्रोडक्ट्स है वो मिला हुआ है, किस तरह का अभी सिस्टम चल रहा है, तो उस हिसाब से एब्जॉर्प्शन होगा,
ठीक है, तो आपका देखो सिंपल डिफ्यूजन भी हो सकता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, दैट इज फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। वाटर का तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू होता है, और अगर इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होगा, तब एटीपी यूज करके एक बाय प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ओके, तो ब्लड में देखो ये सब तो हो गया। अब फैट्स की कहानी क्या है, फैट्स के साथ क्या होता है, तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हमने देखा था ना बेटा कि जो डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स था वो विद द हेल्प ऑफ लाइपेसेस टूट गए थे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, है ना। अब वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, ये लोग कैसे हैं, ये लोग वाटर को हिट करते हैं, तो ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, है ना। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो है बीइंग इनसोल्यूबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो पानी में नहीं घुल सकता ना, तो वो ब्लड में भी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो अब क्या होता है, पहले फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है ये लोग स्मॉल ड्रॉपलेट्स में इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं मिजल्स, विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में घूमते हैं, ठीक है। दे आर रीफॉर्म्ड, मतलब वापस जुड़ जाएंगे फैटी एसिड ग्लिसरॉल, एंड उनपे क्या होगा, एक स्मॉल कोटिंग लग जाएगा प्रोटीन का, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल, जिसे हम बोलेंगे काइलोमाइक्रोन, ठीक है। समझो ये आपका था और इस पे कोटिंग लग गई, तो अब ये क्या बन गया स्ट्रक्चर, काइलोमाइक्रोन, ठीक है। ये क्या बन गया, काइलोमाइक्रोन, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो काइलोमाइक्रोन है ये कहां जाएगा, लिम्फ में एब्जॉर्ब होगा, लिम्फ वेसल, जिसका स्पेशल नाम दिया है लेक्टियल सिस्टम, जो कि विलाई में प्रेजेंट है। सी, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, कौन कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। अब डिओडिनम में तो क्या हो रहा है, पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, बाइल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो डिओडिनम में बेसिकली तोड़फोड़ का काम चल रहा है। देन सक्कस एंट्राइकस जो है, इंटेस्टाइनल जूस जो भी है, वो क्या कर रहा है कि पेनक्रियाटिक जूस ने जिसको तोड़ा है उसको फर्दर और तोड़ेगा, कौन, सक्कस एंट्राइकस। अब आपको सिंपलर फॉर्म मिल जाएंगे, है ना। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का आपको ग्लूकोज मिल गया है, तो ग्लूकोज आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट से या सिंपल डिफ्यूजन से या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ऐसे एब्जॉर्ब हो जाएगा, कहाँ, ब्लड स्ट्रीम में। से ऑन द सेम वे आपका अमीनो एसिड, सोडियम वगैरह हो जाएगा। लेकिन जो फैट्स होते हैं ना बेटा, वो फैट्स इजीली ऐसे ब्लड में नहीं आ सकते, बिकॉज जो फैट है मतलब उनमें क्या होता है, लिपिड्स जो होते हैं दे आर वाटर हीटिंग, है ना, वाटर हीटिंग सब्सटेंस होते हैं, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। तो अब आपका जेजुनम और इलियम रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पे जहां पे विलाई है, तो विलाई में जो ब्लड वेसल्स है उसमें आपके ग्लूकोज, अमीनो एसिड ये तो चले जाएंगे, वहां पे लिम्फ वेसल्स भी है, विलाई रीजन को कवर करते हुए लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट है। अब उस लिम्फ वेसल में क्या होगा, एक लेक्टियल सिस्टम दिया हुआ है, लेक्टियल नाम है उस लिम्फ वेसल का, जहां पे आपका ये काइलोमाइक्रोन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, काइलोमाइक्रोन जो है वो एब्जॉर्ब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, ये लिम्फ वेसल जो है इट अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम, बेसिकली डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, है ना। और ये जो काइलोमाइक्रोन में ये क्यों, अब बोलेंगे मैम काइलोमाइक्रोन कैसे एब्जॉर्ब हो गया है, फैट नहीं हुआ, काइलोमाइक्रोन कैसे हो गया। देखो ये सेंटेंस क्या है, दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल कॉल्ड काइलोमाइक्रोन। ये जो आउटर कवरिंग है वो प्रोटीन की है, तो प्रोटीन तो ब्लड में एब्जॉर्ब हो ही सकता है ना, प्रोटीन तो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकता है, तो बस काइलोमाइक्रोन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा सिंपली। सो काइलोमाइक्रोन जो ट्रांसपोर्ट इन द लिम्फ लेक्टिल इन द विलाई, दिस लिम्फ वेसल अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। क्लियर हो गया ये एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट। तो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है इन द लेक्टियल सिस्टम,
फैट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इन द लेक्टियल सिस्टम. क्लियर? ओके. Absorption of substances take place in different part of alimentary canal like mouth, stomach, small intestine and large intestine. पर जो maximum absorption होता है वो होता है in the small intestine. अब आप बोलेंगे मैम ऐसे कैसे? माउथ में कैसे? ये देखो माउथ में certain drugs coming in contact with the mucus of mouth and lower side of the tongue are absorbed in the blood capillary linings in them. Stomach में absorption of water, simple sugars and alcohol can take place in stomach. Small intestine में maximum absorption कहाँ हो रहा है? maximum absorption तो यही हमारा small intestine ही कर रहा है ना? तो principal organ for absorption of nutrients, the digestion is completed here and the final product of digestion such as glucose, fructose, fatty acid, glycerol and amino acids are absorbed through the mucosa of the bloodstream and lymph. है ना? Lacteal system, fat का absorption. Large intestine में क्या होता है? Absorption of पानी, water, कुछ drugs, कुछ minerals, some minerals and drugs का absorption भी कहाँ होता है? Large intestine में होता है. ठीक है? Okay. अब देखो, the absorbed substances finally reach the tissues which utilize them for their activities. है ना? इसको हम क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन प्रोसेस. मतलब जो एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया, अब जहां पे भी ग्लूकोज का नीड है, जो भी ऑर्गन की सेल्स को चाहिए तो वहां ग्लूकोज पहुंच जाएगा एंड ग्लूकोज वहां पहुंच के रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में एंटर कर लेगा. है ना? एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो भी करना हो वो ग्लूकोज कर लेगा. है ना? अमीनो एसिड्स को भी जहां जाना है, कुछ प्रोटीन बनाने में हेल्प करना है, जो भी करना है वो लोग वहां चले जाएंगे. ठीक है? तो दैट इज नोन एज एसिमिलेशन. की भाई जो एब्जॉर्ब्ड चीजें हैं, जो भी अमीनो एसिड्स, जो भी आपकी कार्बोहाइड्रेट्स के छोटे मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब एब्जॉर्ब हुए हैं, इनका जहां भी काम है बॉडी में वो वहां पहुंच जाए. ठीक है? अब बात करेंगे उस चीज की जो काम की नहीं है, द डाइजेस्टिव वेस्ट. सो द डाइजेस्टिव वेस्ट solidified into cohort fecus in the rectum. ठीक है? Initiate a neural reflex causing an urge or desire for its removal. The egestion, 5 process में last वाला क्या है? egestion. है ना? तो egestion of fecus, the outside through the anal opening, is also known as defecation, is a voluntary process and is carried out by a mass peristaltic movement. मैंने कहा था देखो कि आपका पूरा गट में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो इन्वॉल्व होगा ही होगा. है ना? जब बोलस ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में गया था, क्या मूवमेंट शो करता है ईसोफेगस? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. अब देखो ये जो डेफिकेशन प्रोसेस होता है ये भी कैसे होता है? थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है. फीकस या फिस्टूल, द अनडाइजेस्टेड unabsorbed substances is known as fecus. It enter into the cecum of the large intestine through ileocecal valve. ठीक है? you know ना कि आपका जो large intestine है वो 3 रीजन में डिवाइडेड है ना? अब जो फीकस है वो बेसिकली कहाँ गया सबसे पहले? तो सीकम में ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. कैसे गया? थ्रू इलियोसिकल वॉल्व विच प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द फीकल मैटर. तो देखो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम. लार्ज इंटेस्टाइन है, सीकम, कॉलोन, रेक्टम. तो बेसिकली इलियम और सीकम ये दोनों क्या है? आपका स्मॉल और लार्ज का वो पार्ट है बीच वाला. तो इलियम से सीकम तक एक वापस वॉल्व प्रेजेंट है जिसे बोल दिया इलियोसिकल वॉल्व. इलियोसिकल वॉल्व कहां से आया? क्लियर हुआ ना? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम. तो इलियोसिकल वॉल्व, ठीक है, कॉमन चीज है. तो इलियोसिकल वॉल्व से गया
और फिर क्या होगा, जैसे ही वो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा वॉल्व, ताकि बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर ना हो, एंड इट इज टेम्परली क्लोज्ड इन द रेक्टम टिल डेफिकेशन। फिर जो फीकस है वो स्टोर रहता है रेक्टम में, और फिर डेफिकेशन हो गया तो बॉडी से बाहर। ओके, क्लियर?